तो गाइस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। आप देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग जब रजिस्टर सीरीज में होते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो दो बातें आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रजिस्टर्स है उनके, जैसे मान लीजिए ये एक रजिस्टर है और दूसरा रजिस्टर हमने मान लिया कि ये है, दैट इज द सेकेंड रजिस्टर। अब ये दो रजिस्टर्स हैं, से R1 है और ये R2 है, तो क्या होना चाहिए? ओनली वन आर्म इज कॉमन। इस रजिस्टर का ये एक आर्म हो गया, ठीक है, और इसका एक आर्म ये हो गया, और जो आपका R2 रजिस्टर है इसका आर्म एक ये हो गया, इसका आर्म एक ये हो गया। तो एक आर्म कॉमन होना चाहिए दो रजिस्टर्स के बीच में। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके सिवा क्या एक आर्म कॉमन होगा तो रजिस्टर्स सीरीज में हो जाएंगे? आंसर है नहीं। ये कंडीशन नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। फिर सवाल पैदा होता है कैसे? तो हम लोग कहेंगे कि सेकेंड चीजें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एक रजिस्टर ऐसे बना दिया हमने, दूसरा रजिस्टर ऐसे बना दिया, लेकिन यहां से एक ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग हो गई, इसका मतलब कि अब ये R1 R2 क्या कहे जाएंगे? सीरीज में नहीं कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि R1 R2 के बीच में एक ब्रांचिंग हो गई है। इसका मतलब कि R1 और R2 के बीच में एक आर्म तो कॉमन है, फिर भी ये सीरीज में नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग। इसका मतलब जब भी आप ध्यान देंगे कि पहला कंडीशन आपको फुलफिल होना चाहिए, नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। फिर सफिशिएंसी क्या है? सेकेंड कंडीशन, जो आपका सेकेंड कंडीशन है ये आपकी सफिशिएंसी को क्रिएट करता है। कहता है नो ब्रांचिंग बिटवीन द रजिस्टर्स। अब ये दो बातें मिला के कि एक आर्म कॉमन होना चाहिए और रजिस्टर्स के बीच में कोई भी ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान से देखेंगे। और इन दोनों का जब एनओसी आपको मिल जाएगा तभी आप क्लेम करेंगे कि ये रजिस्टर्स क्या है? सीरीज में है। चलिए देखते हैं, कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और अपनी आंखों को ट्रेन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीन रजिस्टर्स R1 R2 R3 दे रखे हैं। अब R1 R2 R3, ठीक, लेकिन A और B के बीच में बताना है। A और B के बीच में बताना है, इसका क्या मतलब हुआ? जब भी ऐसा किसी क्वेश्चन का इंटेंड हो कि बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब बिटवीन A एंड B, इसका मतलब A से करंट इंटर कर रहा होगा, B से लीव कर रहा होगा। ये भी हो सकता है कि B से इंटर कर रहा हो और A से लीव कर रहा हो। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग वो सिनेरियो थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि A से करंट इंटर कर रहा है और B से करंट क्या कर जाएगा? लीव कर जाएगा। सोर्स से करंट आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि रजिस्टर्स R1 R2 सीरीज में है कि नहीं है। तो पहला कंडीशन, दोनों रजिस्टर के बीच में एक आर्म कॉमन है कि नहीं है। तो देखिए इसका ये आर्म, इसका ये आर्म, ये क्या है? कॉमन है। इसका मतलब एक आर्म कॉमन है एंड R1 R2 के बीच में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। इसका मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसी तरह से R2 और R3 के बीच में देखिए, R2 और R3 के बीच में R2 की ये आर्म और ये आर्म है, तो R2 की आर्म, R3 का आर्म ये है, R3 की आर्म ये है, तो ये वाली आर्म कॉमन है। इसका मतलब एंड देयर इज नो ब्रांचिंग आल्सो। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो आप ये समझा करिए कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये ह्यूमन चेन की तरह है। जैसे आप देखते हो ह्यूमन चेन लोग बना लेते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं कि इनकी A पर्सन की B पर्सन C पर्सन सीरीज में, इनके बीच में क्या है? एक आर्म कॉमन है इनके, लेकिन इनके बीच में कोई ब्रांचिंग भी नहीं है। दोनों बात ध्यान देना है कि ब्रांचिंग भी नहीं होनी चाहिए, एक आर्म कॉमन होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं, इसका मतलब यहाँ पे R1 R2 R3 तीनों क्या हो गए? सीरीज में हो गए ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हमारे पास सेम A और B के बीच में बताना है। A और B के बीच में बताना है, इसका मतलब A से करंट क्या करेगा? हम लोग कहेंगे इंटर करेगा, है ना। लीव भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं कि एक जगह से इंटर कराइए, दूसरी जगह से लीव करा दीजिए। A और B के बीच में कहा गया है तो B से हम लोग क्या करा देंगे? लीव करा देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको सीरीज यूनिट दिख रही है? तो सीरीज यूनिट, अब देखिए अगर A से करंट इंटर कर रहा है और करंट का कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ हिस्सा इधर जाएगा, से I1 करंट आ जाएगा, इधर I2 करंट आ जाएगा। अब देखिए R2 और R3 क्या है? इनके बीच में एक आर्म कॉमन है,
ये आर्म कॉमन हो गया, एंड देयर इज नो ब्रांचिंग बिटवीन द R2 एंड R3। R2 और R3 के बीच में कोई भी ऐसी ब्रांचिंग नहीं है, और ब्रांचिंग नहीं है इसका मतलब R2 और R3 क्या है, सीरीज में है। व्हाट अबाउट द R1? R1 क्या R1 और R2 सीरीज में है? आंसर है नहीं। क्यों? कहेंगे अरे एक आर्म तो कॉमन है, देखो ये आर्म इसका एक आर्म कॉमन है, लेकिन यहां पे ऑलरेडी एक ब्रांचिंग है, देयर इज थर्ड ब्रांच एग्जिस्ट आल्सो। इसका मतलब कि R1 और R2 सीरीज में नहीं है, क्योंकि वो दूसरे कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। एक आर्म तो कॉमन है लेकिन उनके बीच में ब्रांचिंग एग्जिस्ट कर रही है, दैट्स वाई ये सीरीज में नहीं है। अब इसमें देखते हैं सेम क्वेश्चन, अब ए और बी में ना कह के ए और सी में कह दिया, तो हमने कहा अच्छा बस हम लोग सोर्स, करंट के सोर्स का हमें टर्मिनल्स बदलना है, ए और सी के बीच में हमने कर दिया। अब देखिए क्या होगा, अब बड़ा सिंपल है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहां से करंट सपोज इंटर कर रहा है, और यहां से करंट जितना इंटर कर रहा है लीव कर दे रहा है, करंट यहां से लीव कर जा रहा है। या आप ये भी सोच सकते हो कि इनके बीच में हमने बैटरी जोड़ रखा है, पावर सोर्स जोड़ रखा है, जो भी सोचना है बस इतना सोच लो काफी है ना। अब देखिए जो करंट हमेशा जंक्शन पे डिवाइड होता है, जब भी जंक्शन पे करंट जाता है तो वहां डिवीजन होता है, तो करंट का एक हिस्सा इधर आ जाएगा, से I1 है, और दूसरा हिस्सा इधर आ जाएगा। अब देखिए I2 इधर से आएगा, और I1 यहाँ होते हुए यहाँ से होते हुए करंट I1 यहाँ से होते हुए यहाँ होते I1 यहाँ से जाएगा, और I2 इसके थ्रू आएगा, I2 यहाँ से जाएगा। ये I2 I1 मिलके फिर से I बन जाएंगे, क्योंकि यही तो I यहाँ पे डिवाइड हुआ था और मिलके वो बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो R1 है और R3 है, जब करंट R1 के थ्रू आ रहा था तो R3 के थ्रू जा रहा था, तो यहाँ पे R1 और R3 के बीच में एक आर्म कॉमन है, ये वाली आर्म कॉमन है, और इनके बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है कि करंट डिवाइड हो सके। अब ब्रांचिंग भी नहीं है और एक आर्म कॉमन है, इसका मतलब ये जो R1 R3 है ये सीरीज में थे, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में R1 और R3 सीरीज में नहीं थे। इसका मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए कि किसके बीच में कहा गया है हमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। कहाँ यूनिट्स हमें दिख रही है, तो यहाँ पे हमें एक सीरीज यूनिट दिखी है ना। R2 का क्या है अपने को क्या अभी नहीं पता है, लेकिन ये पता है कंफर्म कि R2 सीरीज में नहीं है किसी के साथ, ना तो R1 के साथ सीरीज में है। क्यों नहीं सीरीज में है? क्योंकि एक आर्म तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे एक थर्ड ब्रांच एग्जिस्ट करती है, देयर एग्जिस्ट ए ब्रांच। अगर ब्रांच है इसका मतलब सिर्फ एक आर्म कॉमन होने से हम सीरीज क्लेम नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, इसका मतलब फिर से हमने लगाया, ए से मान लीजिए बी से इस बार इंटर करा दिया करंट और ए से लीव करा दिया, क्या ही फर्क पड़ता है। अब देखिए करंट का एक हिस्सा इधर ही जाएगा, से I1 चला गया और इधर I2 चला गया। अब देखिए ये I1 जब R2 के थ्रू जाएगा वही R3 में जाएगा, एंड R2 से R3 के बीच में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। इसका मतलब कि R2 R3 एक आर्म कॉमन शेयर कर रहे हैं और कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। इसका मतलब R2 और R3 क्या हो गए, सीरीज में हो गए, लेकिन R3 फर्दर R4 के साथ सीरीज में है। कैसे? वही बात, एक आर्म की दिखी कॉमन है, ये आर्म कॉमन हो गई, एंड देयर इज नो ब्रांचिंग बिटवीन द रजिस्टर्स। इसका मतलब ये भी सीरीज में हो गए। इसका मतलब ये हुआ R2 R3 R4 ये तीनों सीरीज में है। करंट जो यहाँ से इंटर कर रहा है वही करंट सबके थ्रू जाएगा, और फिर यहाँ आके I1 और इधर से आके I2 मिलके और फिर से क्या हो जाएंगे, I बन जाएंगे। खैर व्हाट अबाउट द R1? क्या R1 सीरीज में नहीं है? नहीं, R1 किसी के साथ सीरीज में नहीं है। जैसे देखिए R1 R2 के साथ, तो R1 R2 के साथ एक आर्म कॉमन शेयर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रांच एग्जिस्ट कर रही है, और ब्रांच एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब कि हम सीरीज क्लेम नहीं करेंगे। तो हमेशा ध्यान दिया करिए, देयर आर दो चीजें हैं, दो बूंद जिंदगी की, है ना, वरना पोलियो हो जाएगा आपको। खैर यहाँ पे देखिए नाउ ए और किसके बीच में है, ए और सी के बीच में, तो हमने कहा चलो ए से करंट इंटर करा देते हैं और सी से करंट लीव करा देते हैं। अब करंट यहाँ से चलेगा, करंट चलेगा तो जंक्शन पे आया, और जंक्शन पे जब करंट आता है
तो डिवाइड होता है। जंक्शन पे डिवाइड होगा, सपोज इधर करंट I1 चला गया और इधर करंट चला गया, इस ब्रांच में चला गया I2 चला गया, एक आया करंट, दो जगह डिवाइड हो गया ना। अब देखिए I2 ऐसे होते यहां जाएगा, इसका मतलब I2 R4 R3 के बीच में कहीं डिवाइड नहीं होगा। क्यों? जंक्शन ही नहीं है, और जंक्शन नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। और ये दोनों रजिस्टर्स एक आर्म कॉमन शेयर कर रहे हैं, कोई ब्रांच नहीं है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, दो बुत जिंदगी इसको मिल गई है, कोई पोलियो नहीं। R4 R3 क्या हो गया? सीरीज में हो गए। लेकिन इधर भी देखिए, इधर जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग भी आपस में क्या कर रहे हैं? एक आर्म शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे एक आर्म शेयर कर रहे हैं R1 और R2। अब कोई ब्रांच भी नहीं है, और अगर ब्रांच नहीं है इसका मतलब ये भी हमारे क्या है? सीरीज में है। तो एक यूनिट ये हो गई सीरीज यूनिट, और दूसरी एक सीरीज यूनिट ये हो गई। देयर आर टू सीरीज यूनिट्स। नाउ अब आप थोड़ा आपको क्लियर होना स्टार्ट हुआ होगा। थोड़ा और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए, ये एक, आपको लगा ये क्या है ना, लेकिन इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको देखना क्या है, पहले उसको टारगेट करिए। हमें ये देखना है R1 R2 R3 क्या सीरीज में है। हमने कहा अच्छा, ए से करंट इंटर करा देते हैं, क्योंकि ए और बी के बीच में यहाँ लिखा नहीं है, कहा जाता है, तो ए से करंट इंटर करा देते हैं और यहां से लीव करेगा करंट, मुझे पता है। नाउ R1 और R2 सीरीज में नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये एक आर्म तो शेयर कर रहे हैं। कोई कहे एक आर्म तो शेयर कर रहे हैं, यस, बट देयर इज ब्रांचिंग। यहाँ एक ब्रांच है, इस ब्रांच की वजह से जो R1 है और R2 है ये सीरीज में नहीं होंगे बिकॉज ऑफ दिस ब्रांच। व्हाट अबाउट द R3? हाँ, R2 और R3 भी सीरीज में नहीं होंगे, हालांकि ये भी एक आर्म शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस ब्रांच की वजह से यहाँ ब्रांचिंग है इनके बीच में, इसका मतलब ये भी सीरीज में नहीं है। तो यहाँ ये R1 R2 R3 सीरीज में नहीं है बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, हमने दायरा बदल दिया। अब देखिए ये R1 और मतलब 4 ओम और ये 2 ओम क्या आपको सीरीज में दिख रहे हैं? हाँ, सिंपल है, क्योंकि ये एक आर्म शेयर कर रहे हैं, ये आर्म शेयर कर रहे हैं, और R1 अगर इसे हम R1 कह रहे हैं, इसे R2 कह रहे हैं, तो इनके बीच में कोई ब्रांचिंग भी नहीं है। इसका मतलब पूरे रजिस्टर का हमें नहीं पता है, लेकिन इतना सा यूनिट हमें क्या दिख रहा है? सीरीज दिख रहा है। ये छोटा सा यूनिट पूरे फिगर में सीरीज दिख रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि बताइए क्या ये 4 ओम और ये 4 ओम क्या सीरीज में है? ना, एक आर्म तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ब्रांचिंग है, इस ब्रांचिंग की वजह से ये दोनों सीरीज में नहीं है। जो डायरेक्टली दिख रहा है सिर्फ एक यूनिट सीरीज की हमें दिख रही है इस पूरे पिक्चर में, और कोई भी सीरीज नहीं है। कोई अरे ये देखिए ये सीरीज में है ऐसे, और ये तरीके ये कैसे सीरीज में हो जाएगा? ये और ये एक आर्म शेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग भी तो है। ये ब्रांचिंग की वजह से हम लोग कहेंगे करंट डिवाइड होगा वहां पे, इसका मतलब कि ये सीरीज में नहीं है। तो आंखें अब थोड़ी आपकी शार्प हुई होंगी। थोड़ा और देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ ए और बी के बीच में देखना है, तो ए से हम लोगों ने क्या कर दिया? ए से करंट इंटर करा दिया, और बी के बीच में बी से हमने यहां से निकाल दिया करंट आई और करंट आई। नाउ अब बताइए इस पूरे फिगर में कहीं आपको सीरीज यूनिट दिख रही है? सिर्फ सीरीज ध्यान देना है आपको। तो कोई कहेगा अरे ये सारी पेरीफेरी के सारे सीरीज में है। अरे रुको, कैसे सीरीज में है? देखो, अगर हम बात करें इसे R1 बोल देते हैं और इसे R2 बोल देते हैं, तो क्या R1 R2 सीरीज में है? हम कहेंगे हाँ, ये एक आर्म शेयर कर रहे हैं, कॉमन है इनका, और उनके बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए R1 R2 क्या हो गए? सीरीज में हो गए ना। हम बात करते हैं, इसे नाम देते हैं R3। अब बताइए क्या R2 R3 सीरीज में है? यस, ये एक आर्म कॉमन शेयर कर रहे हैं, लेकिन देयर इज अ ब्रांचिंग। इस ब्रांचिंग की वजह से ये जो है R2 और R3 सीरीज में नहीं है। सिमिलरली R4, अगर इसका नाम R4 कर दे तो R3 और R4 भी सीरीज में नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ एक आर्म तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रांचिंग की वजह से ये फिर से क्या है? आपके सीरीज में नहीं है। इसका मतलब कि हमें सिर्फ
पूरे पिक्चर में एक यूनिट दिखाई दे रही है जो सीरीज में है, एंड दैट इज दिस यूनिट। सिर्फ ये यूनिट सीरीज में है और कोई भी इसमें यूनिट सीरीज में नहीं है। इत्मीनान से वीडियो पॉज करके आप ध्यान से देख सकते हो। हम लोग चलते हैं अगले नाउ। अब हम लोग देखते हैं कि चलो सीरीज का हम लोगों को क्लियर हो गया कि सीरीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देयर आर 2 रिस्ट्रिक्शंस। पहला, एक आर्म कॉमन होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया, कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए रजिस्टर्स के बीच में। अगर कोई ब्रांचिंग एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब वो सीरीज में नहीं है। सिंपल। अब ये फ्यूचर में आपको काम देगा। कैपेसिटर सीरीज में है कि नहीं है, इसके बाद बैटरी सीरीज में है कि नहीं है। तो ये सारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स हो गए जो आपकी आईज आज ही ट्रेंड हो जा रही है क्लास 10th में। ठीक है, रजिस्टर के थ्रू। नाउ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन, दोनों आर्म कॉमन होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर एक रजिस्टर ये है और दूसरा रजिस्टर ये है तो इसकी एक आर्म ये हो गई, ठीक है, एक आर्म ये हो गई और इसका एक आर्म ये हो गया। ये क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। और इसी तरह से ये वाला आर्म क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगर ये कॉमन, दोनों आर्म कॉमन है, कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। कनेक्टिंग वायर हम लोग कहते हैं ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। लेकिन जितने कॉपर वायर होते हैं, सिल्वर वायर होते हैं, गोल्ड वायर होते हैं, इनके रजिस्टेंस बहुत लो होते हैं, तो रजिस्टेंस को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो कॉपर वायर कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, तो इस रजिस्टर को छोड़ के ये सब कॉपर वायर है, तो इनके रजिस्टेंस हम लोग मानते हैं कि 0 है, निग्लेजिबल है, 0 है रजिस्टेंस। इसलिए कनेक्टिंग वायर की कोई रजिस्टेंस नहीं लिया जाता है। तो अगर हम लोग कहें कि दोनों आर्म अगर कॉमन हो गई, इसका मतलब कि ये दोनों रजिस्टर्स क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है, बोथ आर्म आर कॉमन, आर कनेक्टेड कॉमन। नाउ अब हम लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास 2 पार्ट है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगर हम ये कह दें कि ये 6 ओम है, से R1 है और ये R2 है, क्या ये सीरीज में है, तो दोनों आर्म कॉमन होनी चाहिए। तो हमने कहा चलो देखो, इसकी ये आर्म, इसकी ये आर्म, इसकी ये आर्म, इसकी ये आर्म, और ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, इधर से कनेक्टेड है। यस, R1 R2 क्या है, सीरीज में है। सिंपल, दोनों आर्म कॉमन है। इसका मतलब सिर्फ देयर इज नो सेकंड रिस्ट्रिक्शन। तो एक ही कंडीशन है यहाँ पे और वही नेसेसरी है और वही सफिशिएंट है। ध्यान दीजिएगा, सीरीज के लिए 2 रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन पैरेलल के लिए सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है। कितना सिंपल है ना। इस वाले में आ जाइए, देखिए अब क्या ये 6 ओम और ये 6 ओम सीरीज में दिख रहे हैं। कहेंगे अरे इसकी आर्म तो ये रही और ये शेयर कर रहा है बैटरी के साथ। अरे जिसको देखना है उसको देखो, इसका ये आर्म रहा और इसका ये आर्म रहा, तो ये दोनों आर्म क्या कर रहे हैं, ये आर्म कॉमन है। ये अलग की बात है बैटरी के साथ भी कॉमन है, लेकिन हमें जहां ध्यान देना है, फोकस करिए अर्जुन की तरह, जहां आपको ध्यान देना है बस उसको देखना है। तो इस रजिस्टर से R1 का जो ये आर्म है R2 के इस आर्म से कॉमन है, एक ही जगह पे कनेक्टेड है कनेक्टिंग वायर से। नाउ जो दूसरा आर्म है R1 का R2 के दूसरे आर्म से एक ही जगह पे कनेक्टेड है। इसका मतलब कि ये 6 ओम और ये 6 ओम क्या है, पैरेलल है। साथ में बैटरी तो पैरेलल है ही है। तो आप ये कह सकते हो कि तीनों पैरेलल है क्योंकि तीनों की आर्म कॉमन है, बैटरी भी और रजिस्टर्स भी। लेकिन क्वेश्चन तो रजिस्टर्स का था अभी के लिए, तो रजिस्टर्स क्या है, पैरेलल है। नाउ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं। अब आपको पैरेलल यूनिट दिखनी चाहिए। तो पैरेलल के लिए अगर इसका हम नाम R1 रख देते हैं, इसका R2 रख देते हैं, इसका R3 रख देते हैं, तो क्या R1 और R2 सीरीज में है, सीरीज नो। एक आर्म कॉमन है लेकिन यहां ब्रांचिंग है, सीरीज में नहीं है। पैरेलल तो दिख नहीं रहे हैं क्योंकि इसकी एक आर्म किसी के साथ शेयर नहीं हो रही, तो R1 को हटा देते हैं। अब R2 और R3, R2 की ये आर्म और R3 की ये आर्म यहां से शेयर हो रही है। यहाँ पे R2 की ये आर्म, R3 की ये आर्म कॉमन है, इस कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। दोनों आर्म कॉमन है, किसकी, R2 और R3 की। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है, सीरीज पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल की दोनों आर्म कॉमन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको क्या कोई पैरेलल यूनिट दिख रही है, नहीं। यहाँ पे ये दोनों एक आर्म कॉमन शेयर कर रहे हैं।
कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसका मतलब कि इसका नाम R1 R2 रख दे तो ये तो सीरीज में है, पैरेलल तो है नहीं, दोनों आर्म कॉमन है नहीं। और ये जो 6 ओम से R3 है, एक आर्म R3 R1 के साथ शेयर कर रहा है और दूसरा भी R1 के साथ शेयर करता तब ये पैरेलल होता, लेकिन ये दूसरा आर्म तो R2 के साथ शेयर कर रहा है। लो, अब R1 के साथ सिर्फ एक आर्म शेयर हो रही है R3 की, दूसरी आर्म R3 की शेयर नहीं हो रही है R1 के साथ, इसका मतलब R3 और R1 पैरेलल नहीं है। नाउ क्या R2 और R3 पैरेलल है? नहीं, एक आर्म यहां से कॉमन शेयर हो रही है, लेकिन इसकी दूसरी आर्म R2 के साथ कॉमन शेयर नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल नहीं है, तो देयर इज नो पैरेलल यूनिट। तो इस पूरी पिक्चर में कोई भी पैरेलल यूनिट नहीं था, यहाँ पे कोई पैरेलल यूनिट नहीं है, बस एक सीरीज यूनिट ऊपर दिख रही है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों ने ट्रेन कर लिया अपने आप को कि कैसे सीरीज आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पैरेलल आइडेंटिफाई करते हैं, और आपको एज ए होल हो सकता है कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो, कुछ कुछ सीरीज हो, कुछ कुछ पैरेलल हो, तो पहले आपकी आईज ट्रेंड होनी चाहिए उस छोटे या बड़े यूनिट को आइडेंटिफाई करने के लिए, वेदर इट इज सीरीज या पैरेलल। पूरे कॉम्प्लेक्स अगर फिगर दे दिया है तो आपको दिखना चाहिए छोटा सा यूनिट, वहीं से कहानी स्टार्ट करोगे आप, और वहां से कहानी स्टार्ट करोगे तो आपके सर्किट के क्वेश्चन यूं होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बच्चों से नहीं होते हैं क्योंकि उनको सीरीज और पैरेलल में ही वो डूबे रहते हैं, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होता है उनके साथ। और सिर्फ आप 10th में हो, 12th वाले बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। सोचो, वो आगे जाने के बाद भी वो लोग अपने आप को ट्रेन नहीं कर पाते हैं ना। अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, देखना है हमें। हम लोगों ने मान लिया कि इसकी कुछ ताकत है, इसकी कुछ ताकत है, और अगर इसको हटा के एक लगा दिया जाए तो ये इन दोनों के बराबर है। तो क्या मतलब है बराबर है? मोटे पतले हैं, कैसे हम? ताकत का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आप गए इलेक्ट्रिकल शॉप पे, आप ले आए 5 वाट के 2 बल्ब, एक ही कमरे में लगाना है। अब बताइए, पापा डांटेंगे, अरे 10 वाट का नहीं लेना था एक ही बल्ब। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2 बल्ब लिया, एक का पावर क्या था? एक का पावर था P1, दूसरे का पावर था P2। अब आपने रिप्लेस कर दिया, हटाओ, ये जो पावर इसका है P1 प्लस P2 है, तो इसे हम लोग कहते हैं दैट इज द इक्विवेलेंट पावर। P इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट पावर, लेकिन किसका? इनके सीरीज कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट पावर है। अब ये तो सिंपल है, इसका मतलब कि अगर ये 5 वाट का है, ये 5 वाट का है, तो ये 10 वाट का है, ये 5 वाट का है, ये 8 वाट का है, तो ये 13 वाट का है ना। इक्विवेलेंट है, मतलब ये अकेले अकेले जितना पावर लॉस करते हैं, जितना बिजली देते हैं, जितना आपको लाइट देते हैं, ये अकेले उतना देता है, इसी का मतलब इक्विवेलेंट हो गया। अब इसी लॉजिक को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने कहा चलो ये करंट I यूज कर रहा है, और करंट I अगर R1 यूज कर रहा है तो वही करंट R2 के थ्रू जाएगा, सेम करंट R2 के थ्रू जाएगा, और ये कुछ पावर लॉस करेगा। पावर का फॉर्मूला P1 अगर हम लिखें तो P1 इक्वल्स टू हो जाएगा I स्क्वायर R, दैट इज द पावर लॉस बाई R1 रजिस्टर। व्हाट अबाउट द R2? हमने कहा उसके भी तो सिंपल फॉर्मूला है, करंट तो वही लेना है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या ले लेना है? रेजिस्टेंस R2 ले लेना है R1 की जगह पे। तो ये पावर लॉस हो गया, ये इसका पावर लॉस हो गया। अब अगर इसकी बात करें कि ये कितना पावर लॉस कर रहा है, तो हम कहेंगे ये RS है, इसका मतलब कि जो PS है, S मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट है रजिस्टर, वो कितना पावर लॉस करेगा? तो सेम करंट वो इस्तेमाल करेगा, है ना। सेम करंट के थ्रू ही हम उसको जज करेंगे कि उतना ही करंट सप्लाई देंगे, है ना। अब ये क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू RS। अब हम लोग ये यूज कर लेते हैं। अब ये यूज करते हैं, इसका मतलब क्या आ गया कि P1 की जगह पे आप रख दो I स्क्वायर R1 प्लस I स्क्वायर R2 इक्वल्स टू I स्क्वायर RS। अब I स्क्वायर डिवाइड कर दो, कॉमन करके कैंसिल कर दो, जो समझ में आता है आपको मैथ, तो क्या हो जाएगा?
R1 प्लस R2 किसके इक्वल हो गया? RS के इक्वल हो गया। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। ये एक डेरिवेशन भी हो गया आपको, है ना, अलग तरह से डेरिवेशन हो गया पावर का फॉर्मूला यूज करके ना। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास दो रजिस्टर्स नहीं होते, क्या होते? दो आइडेंटिकल रजिस्टर्स होते। अब आइडेंटिकल रजिस्टर का मतलब क्या होता है? जैसे एक 6 ओम है तो दूसरा भी 6 ओम हो, दूसरा अगर एक 3 ओम हो तो दूसरा भी 3 ओम हो, एक 1 ओम हो तो दूसरा भी क्या हो? 1 ओम हो। तो दो आइडेंटिकल रजिस्टर्स है जिसके रेजिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास दो आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, से इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है, तो आपने कहा कि इनको अगर रिप्लेस करते हैं और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से RS आता है तो RS किसके इक्वल हो जाएगा? तो आप कहोगे कि ये हमारा R1 था और ये हमारा क्या है? R2 है। तो ये किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका मतलब ये R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। आप ये कहोगे, कोई कहा ना एक और रेजिस्टेंस इसमें है, इसका मतलब दो रजिस्टर्स ना होके आपके पास 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं से R R R। तो आप कहोगे अरे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R प्लस R प्लस R और R प्लस R प्लस R 3R हो गया। बड़ा सिंपल है। किसी ने कहा कि अरे नहीं, तीन की जगह पे 4 रजिस्टर्स हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब बताओ इसका RS बताओ, सब R है। तो आप कहोगे सिंपल है, 4 बार है तो 4 बार ऐड करना है, तो RS क्या हो जाएगा? 4R हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर देयर आर n रजिस्टर्स और सब आइडेंटिकल रजिस्टर्स है, देयर आर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स एंड कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? n इंटू R हो जाएगा। ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप, है ना, सिंपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो रजिस्टर्स है, 4 ओम का है और यहां पे हमने रख दिया से 7 ओम का है। अब जो इनका RS आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, सबको पता है यहां से तो 11 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या याद होना चाहिए कि जो RS होगा इनमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है कौन है? 7 ओम है। तो RS हमेशा 7 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। यही बात लिखी हुई है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन है दैट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, एक और रजिस्टर लगा दें और इसका हम 20 ओम रख देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो RS होगा उसको गारंटी के साथ कह सकते हैं ये 20 से ज्यादा होगा इस बार, क्योंकि इन कॉम्बिनेशन में जो सबसे ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस है वो कितना है? 20 ओम है। इसका मतलब ये लाइन अगर याद रखोगे तो कई बार आपके पास MCQ क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी। बस ये फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का आता है विच इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस होता है ना। अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला होगा? सीरीज के लिए तो हम लोग जान गए कि RS जो होता है R1 प्लस R2 होता है। 3 रजिस्टर है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 है, 5 है, ऐसे ही समान बढ़ाते जाइए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। और आपने क्या देखा कि अगर आइडेंटिकल रजिस्टर्स है तो दो आइडेंटिकल रजिस्टर्स है सीरीज में कंबाइंड है तो 2R हो जाएगा, 3 है 3R हो जाएगा, 4 है 4R हो जाएगा, 40 है 40R हो जाएगा, 400 है 400R हो जाएगा, है ना, n है तो nR हो जाएगा। सिंपल है ना। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करी जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? यहाँ पे क्या अलग कंसेप्ट यूज होगा? नहीं, सिंपल है। उसी तरह से हम लोग सोचेंगे जैसे उसमें सोचे थे। हमने कहा कि चलो ये जो पावर लॉस करता है, ये जो पावर लॉस करता है से वो P1 है, और ये जो पावर लॉस करता है ये जो पावर लॉस करता है से ये पावर लॉस क्या है? P2 है। और ये जो पावर लॉस करता है अकेले वो क्या होना चाहिए? P मस्ट बी इक्वल्स टू P1 प्लस P2 होना चाहिए। अब आप कहोगे इसका मतलब कि ऐसा डिवाइस है या ऐसा रेजिस्टेंस है कि जितना ये पावर लॉस करता है, जितना ये पावर लॉस करता है, अकेले ये उतना लॉस करता है। इसीलिए कहते हैं कि ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है।
इन दोनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके हटा दिया जाए, इनको हटा दिया जाए इससे, तो ये अकेले उतना ही पावर लॉस करेगा। अब बात है ये कितना पावर लॉस करेगा। तो P1 जब लिखा जाएगा तो P1, अब देखिए इनके टर्मिनल्स, चूंकि ये पैरेलल है तो पैरेलल में करंट बढ़ जाता है, क्या नहीं बढ़ता है, वोल्टेज, क्योंकि दोनों के टर्मिनल सेम है और दोनों अगर लेवल सेम है तो कितना डिफरेंस है दोनों के लेवल में, वो दोनों के लिए आइडेंटिकल होगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लें ए और बी के बीच में, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, वो जो डिफरेंस है वो V है। तो पावर का फॉर्मूला इस बार यूज करेंगे हम लोग, V स्क्वायर बाई P1 निकालना है तो ये कितना लॉस करेगा, R1 लेंगे हम लोग ना, इक्वेशन 1 हो गया। तो P2 कितना लॉस करेगा, तो हम कहेंगे इस बार V स्क्वायर बाई क्या हो गया, R2 हो गया। तीसरा P कितना होगा, तो P के लिए इसको हम सेलेक्ट करके ऊपर कर देते हैं थोड़ा, ताकि स्पेस बन जाए ना। आप कहोगे कि बड़ा सिंपल है तो निकालना, P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा V स्क्वायर बाई, ये क्या हो जाएगा, RP लिख दे रहे हैं, वह RP इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये सारी वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 से, ये कोई इक्वेशन 4 थी तो इस 4 में प्लेस कर देते हैं, 1 दिए होते तो 1 कहते हैं हम लोग। अब ये सारी वैल्यू प्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी V स्क्वायर बाई RP इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R1 प्लस V स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, R2। ऊपर से V स्क्वायर कॉमन करो, काट दो, क्या बचेगा, 1 बाई RP इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो पावर का फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये ध्यान रहे कि RP आपने नहीं निकाला है, 1 बाई RP निकाला है ना। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये एरर करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 को RP लिख देते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक, फ्रीक्वेंट मिस्टेक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप उनमें शामिल हैं तो इससे बचिएगा कि यहाँ पे जो आता है 1 बाई RP आता है, न कि RP आता है ना, तो इससे आप बचेंगे, दैट इज अ डेंजर जोन। अब ये देखिए, अगर दो रजिस्टर्स हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि क्या फॉर्मूला आया था, 1 बाई RP इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 आया था। अब हमें तो RP निकालना है, 1 बाई RP तो निकालना नहीं है, तो हम लोग कहेंगे एलसीएम ले लेंगे। हम लोग एलसीएम लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 R2। अब ये चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस R1 हो जाएगा। लेकिन ये 1 बाई RP की वैल्यू है और हमें निकालना RP है, तो दोनों साइड को रेसिप्रोकेट करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, फ्लिप कर देंगे, तो RP बाई 1 हो जाएगा, और RP बाई 1 हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये दो रजिस्टर्स के लिए है। अब बताइए 1 कौन ही याद रखता है, तो हम लोग क्या करें, 1 को हटा दिए, है ना, 1 को आपने हटा दिया तो RP आ गया आपका R1 प्रोडक्ट, इसको क्या लिखेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट अपॉन सम। ऐसे याद रखिए कि जब भी आपको ये ध्यान रहे, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 रजिस्टर्स के लिए है। आप कहोगे 3 के लिए क्या होगा, देखा जाएगा, पहले 2 के लिए सीखिए, छोटे छोटे टास्क करना सीखिए। आप 2 के लिए सीख लोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, 3 4 5 6 के लिए ऐसे लगाते जाओगे धड़ा। लेकिन पहले आप छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स खत्म करना सीखिए। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, RP आ गया प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ द रेजिस्टेंस, या याद रखिए प्रोडक्ट अपॉन सम। अब हम लोग थोड़ा सा इसको अप्लाई करते हैं जो हम लोगों ने सीखा। अब देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। ये कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब ये दोनों क्या है, सीरीज या पैरेलल। आपको अरे मास्टर क्या नाटक कर रहे हो, ये तो सीधे सीधे हमको पैरेलल दिख रहे हैं, हमारी आईज ट्रेंड हो चुकी हैं। अच्छा तो ये क्या हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो हम कहेंगे कि जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होता है, बार बार लिखा करिए ताकि मसल मेमोरी बिल्ट हो। एक टाइम आएगा कि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू में हमेशा हर बात लिखा करिए ताकि कुछ दिमाग याद रखे, कुछ हाथ याद रखे, है ना, कुछ आइज ट्रेंड हो उससे। तो हमेशा लिखा करिए, और अगर मक्कारी करेंगे तो दिक्कत होने वाली है फ्यूचर में। खैर
प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 6। अब कुछ लोग लगते हैं टेबल आता मल्टीप्लाई कर देते हैं, मत करो भाई, पहले लिख लो, कैंसिलेशन के बाद सोचेंगे हम लोग। तो 6 इंटू 12, कैलकुलेशन करना भी अपनी एक चालाकी होती है। अपॉन 6 प्लस 12 क्या हो गया 18, नीचे ऐड कर दीजिए। अब 6 3 जा 18 और 3 4 जा 12, तो आंसर क्या आ गया 4 ओम आ गया। कितना सिंपल है 2 रजिस्टर्स का। अब यहाँ पे 3 रजिस्टर है। अरे सर आपने तो सिखाया नहीं 3 रजिस्टर्स के लिए। कोई बात नहीं है, आप क्या करो पहले 2 रजिस्टर्स को देखो, तीनों पैरेलल है क्योंकि तीनों की आर्म क्या है कॉमन है। तो हम इनको रिप्लेस करेंगे, हम कहेंगे इन दोनों को हटा के 4 ओम को यहीं पे हमने रखा, 4 ओम ये पड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों को हटा के हमने एक R1 रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब R1 इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एंड 12 ओम। तो कहोगे अच्छा, तो R1 तो निकाल सकते हैं। R1 कितना आ जाएगा, R1 आ जाएगा प्रोडक्ट अपॉन सम, मतलब 6 इंटू 12 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 12 मतलब 18, 6 3 जा 18 और 3 4 जा 12, ये क्या हो गया आपका 4 हो गया। इसका मतलब ये 4 हो गया। 9, अब ये दोनों 4 है तो 4 4 का इक्विवेलेंट, इनको हटा के हम लोग कहेंगे ये तो एक रेजिस्टेंस आ गया विच इज नोन एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और ये फिर प्रोडक्ट अपॉन सम, तो 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। 4 2 जा 8 और 2 2 जा, तो पूरा आंसर आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम आ गई। अब कोई ये सोचेगा सर ये नीचे ऊपर वाला क्यों लिए, अगर मान लीजिए हम दोनों नीचे वाला ले ले तो, हाँ वैसे भी करके देख लेते हैं, आंसर डेस्टिनेशन फिक्स है तो आंसर तो सेम आएगा। अब देखते हैं, चलिए मान लीजिए कोई सोचता है कि हम क्या करेंगे कंबाइन तो करेंगे, लेकिन हम 4 ओम को नीचे वाले दोनों रजिस्टर्स को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 ही रजिस्टर को सॉल्व करने का फॉर्मूला है। कहते हैं चलो देखते हैं। अब इनको हटा के एक रजिस्टर लगाओगे तो ये 6 ओम तो वैसे ही रहेगा 6 ओम, और नीचे आपने क्या लगा दिया से R1 बोल दिया, तो R1 क्या हो जाएगा इनका प्रोडक्ट अपॉन सम, मतलब 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12 कितना होता है 16 होता है। तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, क्या आ गया 3 ओम आ गया। अब इनका इक्विवेलेंट, तो इनका इक्विवेलेंट जो आरपी होगा वो इनका प्रोडक्ट अपॉन सम, तो आरपी बिकम क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 विच इज 9। इसका मतलब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 10, 3 2 जा, तो फाइनल आंसर हमारा 2 ओम जो पहले था सेम आंसर आया है। तरीके कितने भी हो सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। कोई ये सोचेगा सर हम क्या करेंगे पहले 2 वाले को कंबाइन करेंगे, करके देखिएगा, 2 करके हमने दिखा दिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक स्पेशल रिजल्ट है और ये आपको कई बार आपको एक किक देता है क्वेश्चन में, तेजी से करते हो आप, है ना। ये छोटे छोटे रिजल्ट्स याद रहते हैं और है कुछ नहीं, सिंपल है, जब कुछ क्वेश्चन के साथ आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा कि ये फॉर्मूला 2 रजिस्टर्स के लिए होता है। अब इन्हें कहा कि अगर ये दोनों रजिस्टर्स आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए मतलब दोनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाए सेम हो जाए, R और R हो जाए, तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है आरपी आता है वो किसके इक्वल आएगा ये हमें देखना है। तो हमने कहा चलो हमें R1 को भी R रखना है और R2 को भी R रखना है। तो हम लोगों ने क्या किया RP इक्वल्स टू R1 की प्लेस पे भी R रख दिया और R2 के प्लेस पे भी R रख दिया, तो नीचे R प्लस R और R प्लस R 2R होता है, तो ऊपर हो गया R इंटू R अपॉन 2R, एक R गया कट, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया RP इक्वल्स टू R बाई 2। और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। तो इसको आप क्या करिए रिमेंबर कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर 2 आइडेंटिकल रजिस्टर्स को पैरेलल में ऐड करते हो तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उनका हाफ हो जाता है। जैसे 6 ओम मान लीजिए पैरेलल है तो इक्विवेलेंट 3 ओम हो जाएगा, 8 8 है 4 हो जाएगा, 10 10 है 5 हो जाएगा, 1 1 है 0.5 हो जाएगा, है ना। तो सिंपल बात है कि अगर 2 आइडेंटिकल रजिस्टर्स को आप ऐड करते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो उनका हाफ हो जाता है।
ध्यान रहे ये दो आइडेंटिकल रजिस्टर्स के लिए आपको रिजल्ट है। चलिए थोड़ा इनको अप्लाई करते हैं और देखते हैं। अब बताइए ये दोनों आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, पहली बात। पैरेलल में है क्योंकि दोनों आर्म कॉमन है इनकी, दूसरी बात। और इनकी वैल्यू सेम है, आइडेंटिकल रजिस्टर्स है। तो क्या हो जाएगा इनका आरपी हो जाएगा 6/2 विच इज 3 ओम। ये डायरेक्ट हो गया। कोई अब फॉर्मूला लगा करेगा, अब बताइए टाइम जाएगा नहीं जाएगा उसका? तो टाइम बचाइए, क्विक करना सीखिए। अगर क्विक करना आ गया तो प्रेजेंट करना तो आप सीख ही लेंगे ना। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तो हम कहेंगे कि पहले हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल रजिस्टर्स है, पैरेलल में है, तीनों पैरेलल में है, तो हम 2 को लेंगे, इन 6 को। तो आप कहोगे कि 3 ओम और इन 6 ओम को हमने रिप्लेस कर दिया किसी R1 से। ये R1 हो गया विच इज इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ दिस 2 6 ओम रजिस्टर्स, और ये आपका हो गया 3 ओम हो गया। तो आप कहोगे R1 क्या हो जाएगा, 6 का आधा हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल रजिस्टर से 3 ओम हो जाएगा। अब कहोगे अब ये दोनों 3 ओम हो गए, फिर से आइडेंटिकल रजिस्टर हो गया, तो इनका इक्विवेलेंट 1 आएगा जिसे आरपी कहेंगे, और वो क्या हो जाएगा 3/2 दैट मीन्स 1.5 ओम। ये क्विक तरीका हो गया है ना कि कैसे करते हैं अगर हमें रिजल्ट्स याद है तो। अदरवाइज नॉर्मल तरीका तो है ही है, 1/RP = 1/R1 1/R2, दैट टेक्स टू मच टाइम, है ना। अगर आपको सब्जेक्टिव दिखाना है ऐसे दिखा सकते हैं डायरेक्टली, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। खैर हम लोग देखते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो जितने भी कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स अवेलेबल हैं और उनमें जो सबसे लीस्ट रजिस्टर है रेजिस्टेंस है, उससे भी कम आंसर आता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए 2 रजिस्टर है, से 6 ओम है और यहाँ पे क्या हो गया 3 ओम हो गया, तो हम लोग भले आंसर ना निकालें, लेकिन आरपी की वैल्यू हम लोग जानते हैं इन दोनों में लीस्ट कौन है, 3 ओम है। इसका मतलब जो आंसर आने वाला है ये 3 ओम से छोटा आने वाला है। ये आप बता सकते हो, और कई बार ये बहुत हेल्प करता है आपको। अच्छा कोई कहेगा हम निकाल ना बता दें, टाइम जाएगा, और टाइम ही तो मनी है, टाइम को ही तो आपको क्या करना है, बचाना है। तो यहाँ देखिए अगर आर इक्विवेलेंट निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो प्रोडक्ट अपॉन सम, तो 6 × 3 अपॉन 6 + 3 कितना आ गया, 9 आ गया। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर क्या आ रहा है 2। अब बताइए 2 3 से कम है कि नहीं है। लेकिन ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर बस ये पूछा जाता कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, इसका 3 से कम आएगा, 3 से ज़्यादा आएगा, कोई कहता है 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, अब कहोगे छोड़ो हटाओ, आंसर क्या आएगा 3 आएगा। अब क्या किया, मान लीजिए कि आपको हमने क्या किया, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दिया और हमने कह दिया कि चलिए हमारे पास क्या है 6 ओम और मान लीजिए हमारे पास रजिस्टर्स है, सपोज देयर आर 3 रजिस्टर्स, और हमने कह दिया चलो ये 6 ओम है और ये आपका मान लीजिए कि 8 ओम है और ये मान लीजिए 2 ओम है। और हमने कहा कि इनका जब किसी ने कहा आपको कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, या इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो मेरा 3 ओम आ रहा है। आप कहोगे सीधे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का आता है, वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रजिस्टर है उससे भी छोटा आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, आप क्लेम कर रहे हो कि उससे वो बड़ा है, जो गलत है। इसका मतलब कि ये लाइन अगर याद है तो बहुत जगह आप स्मार्टली क्वेश्चंस चूज एंड पिक करोगे, है ना। तो ये आप याद कर लीजिए। नाउ अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 रजिस्टर्स ना हो, आइडेंटिकल रजिस्टर्स, मान लीजिए कोई कह दिया कि हमारे पास 2 आइडेंटिकल रजिस्टर्स है और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये R है, ये R है, तो हम लोग जानते थे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 आता है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है R/2 आता है। लेकिन कोई कहा ना हमारे पास 3 रजिस्टर्स है, और अगर 3 रजिस्टर्स है तो हमने कहा अरे बड़ा सिंपल है, अगर ये R है, ये R है, ये R है, तो RP जो आएगा वो इसका R/3 आ जाएगा। कोई कहा नहीं हमारे पास 4 है, हमने कहा ठीक है 4 है, तो क्या हुआ, जितने भी रजिस्टर्स है ना, अगर 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आइडेंटिकल रजिस्टर से, ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला क्या है, पर्टिकुलर है,
आइडेंटिकल रजिस्टर्स के लिए, तो इनके जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R/4 आ जाएगा, क्योंकि 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब यहां अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स पैरेलल में ऐड है तो उनका आंसर क्या आ जाएगा, R/n आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट है जो आप याद कर सकते हो। तो वो सारी चीजें जो आपको याद रखना है उनके आप नोट्स बना लीजिए ना। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कि आपके पास 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। तो गाइस आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं। अब 3 रजिस्टर्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। आप सोचेंगे बड़ा सिंपल है, तीनों को सीरीज में कर दें या तीनों को पैरेलल कर दें। गुड, आपके पास कम से कम 2 तरीका तो है ही है। आप तीनों को क्या कर दीजिए, सीरीज में कर दीजिए। आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं तो तीनों को सीरीज में कर दिया, एक कॉम्बिनेशन हो गया। और तीनों को अगर हमने पैरेलल कर दिया तो दैट इज द अनदर कॉम्बिनेशन। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या और भी कोई कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं। ऑफ कोर्स बना सकते हैं। कैसे, 2 को पकड़िए, एक को भी किनारे रखिए। जब 2 को पकड़ेंगे आप, 2 रजिस्टर्स को लेंगे तो उन 2 को आप सीरीज में भी रख सकते हैं और उन 2 को आप क्या कर सकते हैं, पैरेलल भी रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 रजिस्टर से 2 कॉम्बिनेशन बनाए और जो हमने किनारे रखा था रजिस्टर उसको हमने यहाँ पे पैरेलल प्लेस कर दिया दोनों के, तो एक कॉम्बिनेशन ये आ गया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, सीरीज में प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे आप सीरीज में प्लेस कर दो कि दैट इज अनदर कॉम्बिनेशन। तो आपके पास टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो गए। अगर आपके पास 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं तो आपके पास 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आएंगे। तो ये R हो गया, R हो गया, R हो गया, ये R हो गया, R और R। ये तीनों आइडेंटिकल रजिस्टर्स के लिए 4 कॉम्बिनेशन हो गए, थर्ड और फोर्थ ना। अगर आपको कोई कह दे कि चलिए सबका R इक्विवेलेंट निकालिए, इक्विवेलेंट रजिस्टर्स निकालिए, तो आप क्या कहोगे। एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने आंसर कर दिया कि कितने टोटल कॉम्बिनेशन होंगे, देयर आर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे। लेकिन अगर इनका R इक्विवेलेंट निकालना हो तो देखिए तीनों क्या है, सीरीज में है। और अगर तीनों सीरीज में है तो हम लोग कहेंगे कि जो RS आएगा R1 + R2 + R3, R + R + R कितना हो जाएगा, दैट बिकम 3R। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 3R, क्योंकि ये सीरीज में है और यहाँ पे तीनों पैरेलल हैं। तो जैसा हम लोगों ने बताया था, हमने बताया था पहले, या थोड़ा रिजल्ट आप याद किए होंगे कि अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स पैरेलल में है तो R/n हो जाता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, तो यहाँ पैरेलल का कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आ जाएगा, R/3 आ जाएगा। अब इसका देखते हैं हम लोग। तो इसमें और R क्या हो गया आपका, सीरीज में है। तो इनको अगर आप रिप्लेस करते हो R और R को, तो यहाँ पे आप 2R लगा दोगे। एक स्टेप सॉल्विंग होगी कि यहाँ पे आपने 2R से रिप्लेस कर दिया ना। अब ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है ये क्या दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे होंगे, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। काश आइडेंटिकल होते तो हम टोटल रेजिस्टेंस अपॉन 2 कर देते, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आइडेंटिकल नहीं है तभी तो हम लोग सीखे हैं कि प्रोडक्ट अपॉन सम। तो जो इनका कॉम्बिनेशन आ जाएगा R इक्विवेलेंट, इन दोनों रजिस्टर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स 2R × R अपॉन सम हो जाएगा। 2R + R, 2R + R कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा। एक R कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, 2R/3 हो गया। अब चौथे कॉम्बिनेशन का देखते हैं R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों पैरेलल यूनिट्स हमें दिख रही हैं, सीरीज नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर इस R को आप सीरीज में सोच रहे हैं, सोचिए यहाँ पे ब्रांचिंग हुई है, तो सीरीज में हम लोग नहीं कहेंगे। इसका मतलब पैरेलल यूनिट क्लियरली विजिबल है। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इनको हटा के रिप्लेस करोगे तो R और R पैरेलल में है, और 2 आइडेंटिकल रजिस्टर्स अगर पैरेलल में होते हैं तो उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 हो जाते हैं, वही R/n वाले फॉर्मूले से। तो वो आपको काम देगा, है ना। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिए एंड वी हैव 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका R/2 ना। ये R/2 ये जो इक्विवेलेंट रजिस्टर आया है और ये R ये सीरीज में है, सीरीज में है तो इनका R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट बिकम, ये है आपका R/2 था, तो R/2 और प्लस R दैट इज 3/2R। तो ये आपके 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं, उनके 4 डिफरेंट इक्विवेलेंट।
एक बात और ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो कौन से वाले में आया है, जब सीरीज में सब कनेक्टेड है तो ये रजिस्टर सबसे मैक्सिमम आया है। और सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस कब आ रहा है, जब तीनों को हम पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं तो ये सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस है। तो ये ध्यान रहे जब भी क्वेश्चन ऐसा बनाया जाए कि फाइंड या इसको इस जो गिवन रजिस्टर्स हैं उनको इस तरह से कंबाइन करिए सो दैट उनका डिजायर हो कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप सबको सीरीज में प्लेस करोगे। मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, इसका मतलब सबको पैरेलल में जोड़ दीजिए। व्हाट अबाउट द अदर कॉम्बिनेशन, तो जो अदर कॉम्बिनेशंस के इक्वलेंट रेजिस्टेंस होंगे वो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेंगे। अब वो जनरली पूछा नहीं जाता है, तो दीज आर द टू ऑप्टिमम केस जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं।